हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 6 की गुलमोहर बुक और इसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 5th यूनिट टुडे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मास्क। द मास्क का मतलब मास्क के पीछे कोई है। बेसिकली ये एक डिटेक्टिव वाली स्टोरी है, सस्पेंस थ्रिलर। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही स्टोरी की जिसमें आपके पास जो है जैसे पहले व्योमकेश बख्शी आता था ना, तो वैसे ही यहाँ पे दिस नॉवल इज़ रिटन बाय दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज़ रिटन बाय सत्यजीत रे। इनके पास दो मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर किसी भी तरीके का जो अगर जहाँ पे सस्पेंस है उसको खोलने में हेल्प करते हैं। और ये कहाँ जाते हैं? कोलकाता बेस्ड, मतलब ये एक बंगाली पूरा जो है इसमें एक्टर्स कैरेक्टर्स पूरे बंगाली हैं। और यहाँ पे हम जो है शर्लॉक होम्स का बेसिकली हिंदी वर्जन देखने वाले हैं। और डिटेक्टिव स्टोरीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती ही है। सो हम पहले अब सत्यजीत रे के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं और उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ द मास्क। So here Satyajit Ray was a master storyteller who excelled at both writing stories and directing movies. So Satyajit Ray जो है वो एक मास्टर स्टोरी टेलर हैं जो कि स्टोरीज लिखते भी हैं प्लस मूवीज को डायरेक्ट भी करते हैं। He created two of the most famous characters in Bengali fiction और बंगाली फिक्शन में इन्होंने दो जो हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर्स को बनाया था, क्रिएट किया था। कौन थे वो? फेलुदा द स्ल्यूथ एंड प्रोफेसर शोंकू द साइंटिस्ट। तो एक थे फेलुदा। फेलुदा मतलब क्या है ये? द स्ल्यूथ। स्ल्यूथ मतलब जैसे जो लोग होते हैं जो प्रॉपर डिटेक्टिव नहीं होते लेकिन अमेच्योर डिटेक्टिव्स होते हैं, मतलब नए नए डिटेक्टिव बने हैं जो अपने शौक के लिए ये काम करते हैं। एंड प्रोफेसर शोंकू द साइंटिस्ट। हिज स्टोरीज आर सिंपल एंड एंटरटेनिंग। और इनकी जो स्टोरीज होती हैं बड़ी सिंपल होती हैं लेकिन ना इसमें आप एकदम ऐसा लगेगा आपकी आंखों के सामने एक मूवी चल रही है। बड़ी इंटरटेनिंग होती हैं ये। तो यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। फेलुदा और प्रदोष चंद्र मित्तर। अब ये जो फेलुदा है ये इनका आप बोल सकते हो कि इनको प्यार से लोग फेलुदा कहते हैं, अदरवाइज इनका नाम है प्रदोष चंद्र मित्तर। इज एन अमेच्योर स्ल्यूथ। अमेच्योर स्ल्यूथ मतलब कौन है? अ पर्सन हु डज द वर्क ऑफ अ डिटेक्टिव बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन इट एंड नॉट बिकॉज इट इज हिज जॉब। ऐसा कोई इंसान जो कि इस मतलब जो डिटेक्टिव वाले टाइप के जो जॉब्स होते हैं उसमें इसीलिए वो इस टाइप की जॉब करता है क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका सुबह से 6 से 9 का काम है। तो ये जो फेलुदा है ये एक अमेच्योर स्ल्यूथ है। स्ल्यूथ मतलब डिटेक्टिव हु इज अ कैरेक्टर इन अ सीरीज ऑफ बंगाली डिटेक्टिव फिक्शन नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। जो कि जो है बंगाली में जैसे हमारे यहाँ सीरियल्स आते हैं ना, तो बंगाली सीरियल्स में ये एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर है जो कि नॉवेल्स में भी आते हैं, शॉर्ट स्टोरीज में भी आते हैं। फेलुदा की स्टोरीज विच वर रिटन बाय सत्यजीत रे, जिनको किसने लिखा था? रे साहब ने लिखा था। He makes his first appearance in the story। अब इस स्टोरी में फेलुदा अपना फर्स्ट अपीयरेंस दे रहे हैं, मतलब पहली बार इसमें फेलुदा के बारे में बात हो रही है। टॉप्शी इज फेलुदास कजन एंड द नरेटर ऑफ द स्टोरी। अब जो टॉप्शी है, टॉप्शी कौन है? टॉप्शी जो है वो मतलब जो जैसे टॉप्सी जो बोलते हैं, तो टॉप्शी जो है वो उनकी कज़न है। ओके वो मतलब वो उनकी नहीं, उनके कज़न हैं, फेलुदा के कज़न हैं वो, और स्टोरी के नरेटर भी हैं। जैसे आपने शर्लॉक होम्स की अगर कभी स्टोरी देखी है तो उसमें जो शर्लॉक होम्स हैं वो कभी भी उसमें जो है जो मिस्टर वॉटसन उनके जो काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं वही उस पूरी स्टोरी को नरेट करते हैं। सिंपली यहाँ पे सिमिलरली टॉप्शी जो है वो पूरे स्टोरी को नरेट करेंगे। ही अकम्पनीज फेलुदा ऑन ऑल हिज एडवेंचर्स। और टॉप्शी जो है हर जगह जहाँ पे भी कोई ऐसा एडवेंचर होने वाला है वो वहाँ पे फेलुदा के साथ जरूर जाते हैं। फेलुदा एंड टॉप्शी आर ऑन अ हॉलीडे इन दार्जिलिंग व्हेन दिस इंसिडेंट अकर्स। अब ये दोनों कहाँ पे हैं? दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग में एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे डिटेक्टिव की जरूरत पड़ती है। तो अब हमारी फाइनली स्टोरी स्टार्ट होती है। I had accidentally overheard a disturbing conversation between Rajan Babu and a friend of his when I was sitting in the mall and had reported to Feluda that there seemed to be something to investigate। अब ये कौन बोल रहे हैं? यहाँ पे ये बात हो रही है टॉप्शी।
तौबशी ने क्या कहा वो अब बता रहे हैं कि मैंने एक्सीडेंटली जो है एक बहुत ही डिस्टर्बिंग, परेशान कर देने वाली कॉन्वर्सेशन सुनी। किसके बीच में हो रही है? राजन बाबू और उनके एक दोस्त के बीच में हो रही है। तो मैंने तुरंत, हम लोग मॉल में बैठे हुए थे, तुरंत मैंने क्या किया, मॉल मतलब अ स्ट्रेच ऑफ रोड, जनरली द मेन रोड ऑफ अ हिल स्टेशन वेयर पीपल गो फॉर अ स्ट्रोल और शॉपिंग। इन सम हिल स्टेशंस व्हीकल्स आर नॉट अलाउड इन मॉल्स एंड देयर आर प्लेसेस फॉर पीपल टू सिट एंड रिलैक्स। सो जैसे अपन बोलते हैं ना शिमला की मॉल रोड, मॉल मतलब ये अपना डी मतलब जो होता है बड़े से जो मॉल्स होते हैं जहाँ आप शॉपिंग करने जाते हो, वैसा नहीं। जो हिल स्टेशंस होती हैं उनकी कुछ रोड्स ऐसी होती है जहाँ पे व्हीकल्स को मना कर देते हैं आने से, वहाँ शॉप्स लगी होती है, आप वहाँ जाके खाने के आइटम्स ले सकते हो और आप वहाँ पे रेस्टोरेंट्स होते हैं, प्लस वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, इसे मॉल रोड कहते हैं। तो वो मॉल रोड पे थे और तुरंत वो क्या किया तौबशी ने, वो गए फेलुदा के पास, उनको जाके बताया कि मुझे लग रहा है कोई केस है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। Rajan Babu, an amiable old man, was living in a peaceful retired life in Darjeeling. अब राजन बाबू जो थे वो एक बहुत फ्रेंडली, मतलब एमिएबल का मतलब क्या है, फ्रेंडली और गुड नेचर्ड, बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज और बहुत ही ज़्यादा हंसमुख फ्रेंडली जो है ओल्ड मैन थे, जो कि दार्जिलिंग में एक बहुत पीसफुल रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे। Recently, he had taken in a paying guest Tinkuri Babu on the recommendation of a dear friend. अभी recently उन्होंने क्या किया, अपने घर में एक पेइंग गेस्ट रख लिया और वो पेइंग गेस्ट का नाम क्या था, टिंकुरी बाबू। तो उनके एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि ये अच्छा आदमी है, तुम इसको अपने साथ रह लो, कम से कम 4 पैसे आ जाएंगे, तो उन्होंने रख लिया। Tinkuri Babu had a special weakness for cheroot, and before moving into Rajan Babu's house, he had made sure that Rajan Babu had no objection with it. अब जो हमारे टिंकुरी बाबू हैं, इनको इनकी एक स्पेशल वीकनेस है, मतलब इन्हें किस चीज़ की तलब लगती है, चेरूट की। चेरूट मतलब क्या होता है, एक तरीके का सिगार, सिगरेट, जो एक तरीके का जो सिगार कैसा होता है, सिगरेट ऐसी पतली सी होती है और सिगार एकदम ऐसे मोटा सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको एक चेरूट की आदत थी, उन्होंने राजन बाबू को पहले ही बता दिया था, देखो भैया मुझे सिगार पीना अच्छा लगता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हारे घर में पेइंग गेस्ट बनूंगा, वरना रहने देते हैं। A few days ago, राजन बाबू had received a threatening letter by post. अब थोड़े ही दिन पहले राजन बाबू को एक बहुत ही धमकी भरा लेटर आया पोस्ट के थ्रू। It had words not written but cut out from newspapers and books. अब उसमें जो वर्ड्स लिखे थे, किसी ने पेन से नहीं लिखे थे, छोटे छोटे वर्ड्स किसी मैगजीन से, किसी न्यूज़पेपर से निकाल के चिपकाए थे। Be prepared to pay for your sins is all that it said. और उसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखी थी कि तुमने जो पाप किए थे अब उसके लिए भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। When we visited Rajan Babu to inquire about it, Feluda asked, Have you a reason to suspect anyone? तो जैसे ही हम राजन बाबू के घर गए इंक्वायरी करने के लिए, कौन कौन गया, तोशामी नाम है ना उनका, क्या नाम है उनका, तौबशी, सॉरी, सो इनका नाम है तौबशी। तो तौबशी जो है, तौबशी और जो फेलुदा हैं वो जाते हैं राजन बाबू के घर पूछताछ करने, और वो क्या बोलते हैं कि आपके पास कोई रीज़न है कि आपको किसी पे शक हो रहा है कि किसी ने आपको ये धमकी भरा मैसेज लिखा हो। एब्सोल्युटली नॉट, आई डोंट रिमेंबर हार्मिंग एनीवन एनी टाइम। लेकिन उसने बोला बिल्कुल नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी ही नहीं है, मैंने कभी किसी को हार्म ही नहीं किया है। डज एनीवन विजिट यू रेगुलरली, कोई ऐसा है जो रेगुलरली आपसे मिलने के लिए आता है? वेल आई डोंट गेट टू मेनी विजिटर्स, डॉक्टर फोनी मित्रा कम्स ओकेजनली ओनली व्हेन आई एम इल। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा विजिटर्स नहीं हैं, सिर्फ जो डॉक्टर फोनी मित्रा हैं, जब भी मैं उन्हें बुलाता हूँ तब वो आ जाते हैं। After some investigation, Feluda said to me, Dr. Phoni Mitra could be one who sent the letter. He seems to be in need of money as he doesn't have a good practice. तो अब मेरे को फेलुदा ने क्या बोला, मुझे लग रहा है थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि ये जो डॉक्टर है ये हो सकता है जिसने धमकी भरा खत भेजा है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से इनकी जो ये प्रैक्टिस है अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही, इसका मतलब उनके पास काफ़ी सारे पेशेंट्स नहीं आ रहे। ही डजंट मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय सीइंग पेशेंट्स। A letter like this would make राजन बाबू afraid and make him ill. और अगर ऐसा कोई लेटर जैसे राजन बाबू को मिलेगा तो वो बड़े डर जाएंगे और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब मतलब उन्हें किसको बुलाना पड़ेगा? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। एंड इफ दैट हैपेंड ही वुड नेचुरली गो टू हिज डॉक्टर। तो हो सकता है डॉक्टर ने किया हो ये काम।
The second person who visited Rajan Babu often was Mr. Ghoshal, an expert in antiques. अब जो second person थे जो राजन बाबू को अभी अभी मिले थे वो कौन थे, मतलब जिनसे वो काफ़ी मिलते रहते थे, मिस्टर घोषाल। और मिस्टर घोषाल जो थे एक एक्सपर्ट थे एंटीक्स में। एंटीक्स का मतलब क्या होता है, ओल्ड एंड वेरी वैल्यूएबल थिंग्स, जैसे पुराने ज़माने का कहीं कुछ हो गया, एकदम बहुत ही पुराने कॉइन्स हैं या कुछ बहुत पुराना टेलीफोन है, तो बेसिकली इन्हें एंटीक्स कहते हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। Of late, Rajan Babu had developed an interest in antiques and curious and collected many masked daggers and old paintings. अभी हाल में जो राजन बाबू है इनको एंटिक्स कलेक्ट करने का नया शौक लगा है, तो वो जो है एंड क्यूरियस का मतलब क्या होता है, उनको एकदम क्यूरियस जो है यहाँ पे क्यूरियस का मतलब होता है एकदम नई चीज़ें, अलग चीज़ें, जैसी किसी ने देखी नहीं होंगी, जैसी किसी के पास नहीं होंगी। एंड कलेक्टेड मैनी मास्क डैगर्स एंड ओल्ड पेंटिंग्स, और इसी शौक के रहते उन्होंने काफ़ी सारे मास्क खरीदे, डैगर्स खरीदे मतलब छुरा खरीदा, और उन्होंने काफ़ी ओल्ड पेंटिंग्स भी खरीदी थी। टिंकोरी बाबू थॉट घोषाल वॉज अ क्रूक। अब टिंकोरी बाबू जो उनके नए पेइंग गेस्ट थे उन्होंने क्या बोला, मुझे लगता है घोषाल जो है ना यही एक क्रूक का मतलब क्या होता है, अ डिसऑनेस्ट पर्सन। I don't trust him at all. He pretends to be interested in art and antiques, but I think what he really wants is to buy them cheap here and sell them to the foreigners at a much higher rate. अब वो बोलते हैं मुझे जो है ये जो हमारे पास जो घोषाल है मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और मुझे ये लगता है कि वो एग्जैक्टली क्या करना चाहता है कि हमसे ये सामान चुरा के उसको बहुत ही महंगे रेट पे फॉरेनर्स को बेचना चाहता है। टिंकोरी बाबू हैड टोल्ड फेलूदा व्हेन वी मेट हिम इन द कॉफ़ी शॉप द नेक्स्ट डे। और ये टिंकोरी बाबू ने कब बताया फेलूदा को, उन्होंने बताया जब अगले दिन वो लोग कॉफ़ी पीने के लिए मिले थे। Then he might have a motive in sending the letter to Rajan Babu, said फेलूदा। तो फेलूदा ने क्या कहा, अच्छा अगर टिंकोरी बाबू, अगर आपको लगता है घोषाल है तो उसके पास मारने का, उनको धमकाने का कोई रीज़न तो होगा। I learned during my visit to the curio shop today that the shop is going to get some fresh supplies this evening. अब यहाँ पे मेरे को क्या समझ में आया कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो हमारी जो शॉप है, मतलब टिंकोरी बाबू फंस गए हैं अपने आंसर में, और हमारी जो शॉप है आज इसमें से कुछ नया सामान जाने वाला है, मतलब लोग ऑर्डर करेंगे। I see, exclaimed Tinkori Babu. A letter like that would naturally frighten Rajan Babu into staying at home for a few days and Ghoshal would get to buy all the new pieces. ठीक है, तो उन्होंने टिंकोरी बाबू ने क्या कहा, हाँ मैं समझता हूँ क्योंकि जो है अ लेटर लाइक दैट, इस तरीके का जो लेटर है वो इजीली राजन बाबू को बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, और अगले कुछ दिनों के लिए एंड जब उन्हें घर बैठना पड़ेगा फॉर अ फ्यू डेज एंड घोषाल वुड गेट टू बाय ऑल द न्यू पीसेस। तो घोषाल को सारे नए एंटीक्स जो हैं वो खरीदने पड़ेंगे, और तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो। उन्होंने ये कहा एग्जैक्टली। अब हमारा जो नया सस्पेक्ट था वो राजन बाबू सन, जिसका नाम है प्रबीर मजुमदार, हु वॉज अवे। तो राजन बाबू का जो बेटा था उनसे उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, और वो जो था वो अलग जगह रहता था, दो वो सेम सिटी में रह रहा था। सो Rajan Babu, it seems, had asked Prabir to leave the house when he was caught stealing money from his father's cupboard. और राजन बाबू जो थे उन्होंने प्रतीक को घर से बाहर निकाल दिया था जब वो अपने पापा के पर्स से चुरा के पैसे निकाल रहा था। फादर एंड सन हैड नॉट बीन इन कॉन्टेक्ट सिंस, और तब से फादर जो सन है उन्होंने एक बार भी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं किया है। Feluda's investigation had revealed that Prabir had recently arrived in Darjeeling. This news shocked टिंकोरी बाबू। अब फेडा का जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रबीर के साथ बारे में क्या बताया कि वो रिसेंटली जो है दार्जिलिंग आया है, और इसकी वजह से टिंकोरी बाबू काफ़ी शॉक हो गए थे। Rajan Babu doesn't know that his son is in town, said Tinkori Babu, and I don't think he should be told. After all, he's already had one shock. अब यहाँ पे टिंकोरी बाबू क्या बोलते हैं, राजन बाबू को नहीं पता है कि उनका बेटा यहाँ पे है, और मेरे हिसाब से अभी उन्हें बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो क्या होगा, एक शॉक उनको ऑलरेडी लग गया और दूसरा शॉक भी लग जाएगा। So Prabir has a motive to threaten his father, interrupted फेलूदा। तो फेलूदा ने कहा ओके, प्रबीर जो है उसके पास भी एक मोटिव है कि वो अपने फादर को इस तरीके से धमकी भरा खत लिखे। Now the case had reached a state where it had 3 suspects but no culprit yet. अब हमारा जो पूरा केस है एक ऐसी जगह पे आ गया है जहाँ पे आपके पास 3 सस्पेक्ट हैं कि या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, लेकिन कंफर्म नाम आपके पास एक भी नहीं है।
देन समथिंग वेरी फ्राइटनिंग हैपेंड, मतलब उसके बाद कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ हुई. One morning we received a message that Rajan Babu wanted to see us urgently and we rushed to his house. नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह हमें मैसेज आया कि राजन बाबू हमसे मिलना चाहते हैं और हमने तुरंत वहाँ से जो है रिक्शा किया और उनके घर पहुँच गए. वी फाउंड हिम लाइंग डाउन, वो एकदम नीचे लेटे हुए थे. लुकिंग पेल एंड हैगर्ड, वो काफ़ी ज़्यादा पेल, ऐसा लगता उनके चेहरे का पूरा रंग ही निकल गया है. एंड हैगर्ड, हैगर्ड का मतलब क्या होता है, यू अनयूजुअली वाइट एंड टायर्ड ड्यू टू वरी एंड लैक ऑफ स्लीप. तो अगर आप बहुत परेशान होते हो और अगर आपको नींद भी नहीं आती है तो आप बहुत ही ज़्यादा पेल और हैगर्ड दिखने लग जाते हो. डॉक्टर मित्रा वॉज बाय हिज साइड, और उनके बगल में ही डॉक्टर मित्रा खड़े हुए थे. राजन बाबू स्पोक विथ सम डिफ़िकल्टी, अब राजन बाबू ने कुछ थोड़ा उनको मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा. लास्ट नाइट आफ्टर मिड नाइट आई वोक अप सडनली एंड देयर इट वॉज फेस, मास्क्ड फेस, येस आई सॉ अ मास्क्ड फेस, इट बेंट ओवर मी, इट वॉज हॉरिबल. राजन बाबू कंटिन्यूड, आई कांट टेल यू हाउ आई स्पेंड द नाइट. अब राजन बाबू ने क्या बताया, लास्ट नाइट, पिछली रात को क्या हुआ था, जैसे ही मैं थोड़ा सा उठा तो मैंने देखा एक आदमी जो कि मास्क पहना हुआ था. एंड मैंने एक मास्क फेस देखा और वो बहुत ज़्यादा डरावना था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी. फिर राजन बाबू ने क्या बोला, भाई मैं तो अब पूरी नाइट जो है, हाउ आई स्पेंड द नाइट, मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मुझे पता है मेरी रात कैसी गुजरी है. टेक इट इजी सेड द डॉक्टर, यू नीड complete rest. Dr. Mitra, Feluda said suddenly, did you go out last night? Your jacket's got a streak of mud in it. अब जो है हमारी जो यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है वो क्या है, टेक इट इजी सेड डॉक्टर, यू नीड कंप्लीट रेस्ट. तो उसने क्या बोला, तुम्हें डॉक्टर ने उसको बोला तुमको कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है. डॉक्टर मित्रा, फालूदा सेड सडनली, तो फालूदा ने डॉक्टर मित्रा से क्या बोला, क्या आप लास्ट नाइट कहीं गए थे, आपके जो जैकेट है उसमें थोड़ा सा मड का छींटा है. येस आई डिड टू सी अ पेशेंट, रिप्लाइड डॉक्टर मित्रा. तो डॉक्टर मित्रा ने बोला, हाँ कल रात को मैं गया था एक अपने पेशेंट से मिलने के लिए. Feluda waited for the doctor to leave and then asked Rajan Babu, what did the mask look like? What did the mask look like? It was like one of those you see on the wall there. The mask he pointed out was almost horrendous. अब जैसे वो डॉक्टर गए, फेलुदा गए उनके पास और उनसे क्या पूछा, अरे ये बताओ मास्क कैसा दिखता था, मास्क कैसा दिखता था. तो उसने बोला वो जो एक दीवार पे लगा है ना वैसा ही लगता था मास्क. Tinkori Babu came in after seeing the doctor off and said to us, I'm sorry but I have to return to Calcutta today. तो अब टिंकोरी बाबू जो है उन्होंने डॉक्टर को देखा, जब सब कुछ खत्म हो गया डॉक्टर से मिले, उनको थैंक यू बोला और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो है मैं जो हूँ आई एम सॉरी लेकिन मुझे वापस जो है कैलकटा आज ही निकलना पड़ेगा. I tried to change my ticket but they said I can't get a booking for another 10 days. मैंने अपनी बुकिंग भी कोशिश करी कि मुझे चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे अगले 10 दिन तक के लिए कोई बुकिंग मिली ही नहीं. But before I leave, लेकिन मेरे निकलने से पहले I will inform the police राजन बाबू नीड्स प्रोटेक्शन. लेकिन मैं अपने जाने से पहले क्या बता दूंगा कि भैया राजन बाबू को प्रोटेक्शन चाहिए. फेलुदा बाबू, who can continue with your investigation, nobody will object to that. तो उसके बाद उन्होंने फेलुदा को क्या कहा, आप तो अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखो, कोई आपको नहीं रोकेगा. फेलुदा एंड आई डिसाइडेड टू स्टे दैट नाइट एट राजन बाबूज हाउस. उस रात हमने डिसाइड किया कि हम दोनों राजन बाबू के घर पे ही रुकेंगे. We then went out separately on our work for the rest of the day and got back in the evening to find राजन बाबू much better. उसके बाद क्या हुआ, हम वहीं रहे, फिर दिन में हम अपने अपने काम के लिए निकल गए. शाम को जब हम वापस आए तो देखा राजन बाबू पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर थे. He showed us to our room. उन्होंने हमें बताया कि हमारा कमरा कहाँ है. फेलुदा stretched out on the bed and said, I did some investigation in the afternoon. अब उन्होंने फेलुदा ने एकदम मस्त वो जो थे वो जो कंफर्टेबल सा बेड था उसके ऊपर हाथ पैर फैला के लेट गए. उन्होंने क्या बोला, मैंने ना दिन में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की है. एंड बोथ प्रबीर एंड घोषाल वर अपार्ट फ्रॉम पार्टी विच एक्सटेंडेड फ्रॉम 9 PM to 3 AM. मतलब जो दोनों ही हैं प्रबीर और घोषाल दोनों एक पार्टी में थे जहाँ पे 9 बजे से 3 सुबह के 3 बजे तक वो वहीं पे थे. That man wearing a mask came here soon after midnight, didn't he? मतलब अब जो मैन है जिसने मास्क पहना हुआ है वो एग्जैक्टली मिडनाइट के बाद आ गया, 12 बजे के बाद ही आ गया. Yes, said Feluda and left the room abruptly. तो फेलुदा ने सोचा हाँ लेकिन ये सब तो मुझे पता है, क्यों बता रहे हो. उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया और चला गया. I lay on the bed and must have dozed off. मैं बेड पे बैठा हुआ था, लेटा हुआ था और हो सकता है मेरी नींद लग गई हो.
I woke up with a jolt and when I sensed the presence of someone else in my room. और तभी मुझे ऐसा लगा मेरे रूम में मेरे अलावा कोई है और मैं एकदम एक खतरनाक तरीके से एकदम ऐसा लगा किसी ने चिंगारी डाल दी और मैं उड़ गया. My blood froze, मेरा खून एकदम रुक गया. I opened my eyes and saw something coming towards me. मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने क्या देखा, कोई मेरी तरफ आ रहा है. Oh, how horrible it was! A mask face. और ये कितनी horrible बात है, मतलब एक mask face आया है यहाँ पे. I opened my mouth to scream when the person wearing the mask pulled it away and my scream became a nervous gasp. Feluda, oh my God, it's you. तो क्या हुआ, मैंने बोला आई ओपन माई माउथ टू स्क्रीम. जैसे ही वो फेलुदा के पास जा रहे थे तो मैंने जो है जोर से चिल्लाया. फेलुदा ने क्या कहा अभी, मतलब आई ओपन माई माउथ टू स्क्रीम व्हेन द पर्सन वेयरिंग द मास्क पुल्ड इट अवे. तो ये जो हमारे जो तापोशी हैं उन्होंने क्या किया, एकदम जोर से चिल्लाए, ओपन माई माउथ टू स्क्रीम, लेकिन एकदम से उनकी जो स्क्रीम थी वो नर्वसली निकली और उन्होंने बोला फेलुदा, ओ माई गॉड, इट्स यू. Of course it's me. He raised the mask. I was trying on all the mask in the living room. उसने बोला हाँ ये of course ये मेरे मास्क है, मैं जितने भी घर में मास्क है सबको ट्राई करके देख रहा हूँ. Why don't you wear this one for a second? उसने बोला why don't you hold this thing? क्या तुम जो है होल्ड कर लोगी इसको 2 मिनट के लिए. He passed me his mask. I wore it. तो मैंने उसको मास्क लिया और मैंने उसे पहन लिया. Can you sense समथिंग अनयूजुअल? क्या तुम्हें कुछ अनयूजुअल दिख रहा है? वाई नॉट, इट्स अ साइज टू लार्ज फॉर मी, दैट्स ऑल. उसने बोला हाँ ऑब्वियसली कुछ अजीब सा लग रहा है कि इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटी हूँ. थिंक केयरफुली. Isn't there anything that might strike you as odd? उसने बोला थोड़ा ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑड लग रही हो? Well, there is a faint smell, I think. उसने बोला एक अजीब सी बदबू आ रही है. My heart started to beat faster again. टिंकोरी बाबू, आई स्टैमर्ड. और उन्होंने स्टैमर हकलाते हुए क्या बोला, टिंकोरी बाबू, उनको बुलाया. फेलुदा साइड, yes I'm afraid so, but what I do not understand is his motive. He seemed to respect Rajan Babu a lot. Why then did he do something like this? Perhaps we shall never know. अब यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि फेलुदा ने बोला यार टिंकोरी बाबू हो सकते हैं क्या, लेकिन मेरे को इनका मोटिव ही समझ में नहीं आ रहा है. ये तो नॉर्मल फ्रेंड की तरह सुबह चले गए थे वहाँ पे, खाना वाना खाया, शाम को वापस आ गए थे. राजन बाबू वॉज एब्सोल्युटली शेकन व्हेन वी टोल्ड हिम अबाउट दिस द नेक्स्ट मॉर्निंग. जब हमने उनको ये बारे में बताया अगली मॉर्निंग तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे. एज वी वर टॉकिंग राजन बाबू रिसीव्ड द लेटर. और हम बात कर रहे थे तभी राजन बाबू को एक और लेटर मिला. ही ओपनड इट विद ट्रेमलिंग हैंड्स एंड रेड इट अलाउड. उन्होंने एकदम कांपते हुए आंखों से उसे खोला और सबको जोर से पढ़ के सुनाया. डियर राजू, इफ़ यू आर वंडरिंग हु आई एम एंड वाई आई डिड दिस. तो डियर राजू, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कौन हूँ और मैंने ये क्यों किया, हियर इज द स्टोरी. तो ये रही स्टोरी. आई एम द बॉय whom you had tripped in that 100 race on a Sprouts Day 15 years ago. आज से 15 साल पहले एक 100 यार्ड की रेस थी जिसमें हम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे और तुमने मुझे गिरा दिया था. I not only missed the medal in that race. मैंने मेडल तो मिस कर ही दिया, but was also seriously injured. लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चोट भी आई थी. Unfortunately, my father got transferred to a different town soon after my incident and I never forget a chance to have a showdown with you. लेकिन क्या हुआ, अब मेरे जो फादर हैं उनको यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तो अब हम बहुत ही जल्दी जो है एक दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे. अब वो यहाँ क्या बोल रहा है, एंड आई नेवर गॉट अ चांस टू हैव अ शो डाउन विथ यू. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को कभी चांस नहीं मिला कि तुम्हारे साथ मैं शो डाउन कर सकूं. शो डाउन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट बिटवीन एंग्री पर्सन्स अबाउट अ डिसएग्रीमेंट. जब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं लोग और वो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक कुछ बोल रहा है दूसरा उसको डिसएग्री करता है, उसको शो डाउन कहते हैं. सो यू नेवर रियलाइज हाउ डीपली यू हैड हर्ट मी. तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुमने मुझे कितना ज़्यादा हर्ट किया है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली. अब ये सब कौन है, ये सब लिखा है एक लेटर में. आई डेंट नो अबाउट यू टिल आई केम टू स्टे इन योर हाउस. स्टे करने कौन आया था, टिंकोरी बाबू. तो उन्होंने बोला मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था जब तक मैं यहाँ पे रहने नहीं आया. एंड सॉ योर चाइल्डहुड फोटोग्राफ. लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हारी बचपन की फ़ोटो देखी. And then I thought of doing something that would cause you a great deal of anxiety and trouble for a short time. और फिर मैंने डिसाइड किया मैं भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा जो तुमको एक छोटे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, बहुत ज़्यादा एंशियस कर दे.
आई meant to do no harm, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ. This was my way of punishing you for the past sins, और ये मेरा तरीका था तुम्हें पनिश करने का तुम्हारे पुराने पापों के लिए. Now that it's over, let's forget about it and move on with our lives. लेकिन अब ये खत्म हो चुका है तो जस्ट छोड़ो, मत सोचो इस बारे में, and move on with your life. Yours sincerely, टीनू. तुम्हारा अपना टीनू. टिंकोरी महोपाध्याय उनका पूरा नाम है. अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी डैंगर इन दार्जिलिंग बाय सत्यजीत रे. ओके, एंड ट्रांसलेट किसने किया है? गोपा मजुमदार ने किया हुआ है. एंड दैट्स इट, डन विद द एक्सप्लेनेशन. अब हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं. टिक द करेक्ट आंसर्स. द स्पीकर टोल्ड फेलुदा अबाउट द कॉन्वर्सेशन ही ओवरहर्ड बिकॉज. जो हमारे जो स्पीकर हैं, कौन है हमारे स्पीकर? तौबशी. उन्होंने फेलुदा को बताया कि पूरा कॉन्वर्सेशन बताया जो उन्होंने ओवरहर्ड. ओवरहर्ड मतलब क्या होता है? जैसे आप गुजर रहे हो कहीं से, किसी की बात आपने सुन ली, वो आपको बता नहीं रहा है लेकिन वो जोर से बोल रहा है तो आपने सुन ली, तो उसे बोलते हैं ओवरहियर करना. तो यहाँ पे उन्होंने क्यों बताया, ऐसी क्या बात थी उसमें? इट वॉज हिज हैबिट टू शेयर एवरीथिंग विद फेलुदा. एक ये है इसमें आंसर कि उनकी आदत थी कि वो सब कुछ फेलुदा के साथ शेयर करते थे. फेलुदा हैड आस्क्ड हिम टू शेयर एवरीथिंग ही हर्ड विद हिम. फेलुदा ने बोला था तुम जो भी सुनोगे तुम्हें सब मेरे साथ मुझे बताना है. और लास्ट है, इट डिड नॉट सीम लाइक एन ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन. जो उन्होंने सुना था उन्हें लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन नहीं है, इसमें ज़रूर कहीं जो है प्रॉब्लम छिपी हुई है, सीरियस कॉन्वर्सेशन है. तो यहाँ थर्ड आंसर हो जाएगा कि एक सीरियस कॉन्वर्सेशन था, ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन नहीं था, इसीलिए उन्होंने जो है ये फेलुदा को बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन बाबू हैड टेकन टिंकोरी बाबू एज अ पेइंग गेस्ट. क्यों? क्योंकि उनको उनके जो मित्र थे, उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने रेकमेंड किया था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ फ्रेंड हैड आस्क्ड राजन बाबू टू डू सो. सेकंड पॉइंट. मिस्टर घोषाल वॉज अ सस्पेक्ट. अब मिस्टर घोषाल जो थे वो क्यों सस्पेक्ट थे? वो इसलिए सस्पेक्टेड थे क्योंकि वो एंटीक्स कलेक्ट करते थे और राजन बाबू को अभी अभी एंटीक्स का शौक चढ़ा हुआ था, इसीलिए उनको लगा ये भी सस्पेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज, राजन बाबू एंड हिज सन प्रबीर हैड नॉट सीन ईच अदर. राजन बाबू और उनके जो बेटे थे वो एक दूसरे से नहीं मिलते थे, नहीं देखते थे वो एक दूसरे को. क्यों? कब से नहीं मिले थे? फ्रॉम द टाइम राजन बाबू हैड कॉट हिम स्टीलिंग मनी. तो इसका फर्स्ट पॉइंट ही सही है. जब से उन्होंने राजन बाबू के पर्स से पैसे चुराने की कोशिश की थी और राजन बाबू ने उन्हें पकड़ लिया था, तब से वो लोग आपस में बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है. फेलुदा वोर द मास्क बिकॉज. फेलुदा ने वो मास्क क्यों पहना था? सो ही वॉन्टेड टू स्केयर द स्पीकर. क्योंकि वो स्पीकर को डराना चाहते थे? नहीं. ही वॉन्टेड टू ट्राई ऑन द मास्क फॉर हिमसेल्फ. वो मास्क ट्राई करके देखना चाहते थे? नहीं. ही वॉन्टेड टू सी इफ ही कुड लीड टू एनी मोर क्लूज. वो ये देखना चाहते थे कि हो सकता है इस मास्क को पहनूंगा कोई और क्लू मिल जाएगा, सिर्फ इसीलिए उन्होंने मास्क पहना था. तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा. अब है, टिंकोरी बाबू वांटेड टू पनिश राजन बाबू बिकॉज. टिंकोरी बाबू राजन बाबू को क्यों पनिश करना चाहते थे? क्योंकि राजन बाबू के एक्शंस कॉज टिंकोरी बाबू टू सफर ग्रेटली. राजन बाबू चीटेड एंड वन द रेस. तो यस, आंसर इज राजन बाबू चीटेड एंड वन द रेस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर ऑल ही इज ऑलरेडी हैड वन शॉक एंड डैश. ये किसने कहा था? हु रिसीव द शॉक. सबसे पहले शॉक किसको मिला था? राजन बाबू को मिला था. व्हाट वाज इट? क्या शॉक मिला था? कि किसी ने बोला था अब तुम्हारे सारे पापों का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा. व्हाट वाज द स्पीकर सजेस्टिंग. स्पीकर क्या सजेस्ट कर रहा था? कि हमें राजन बाबू को नहीं बताना चाहिए, एक पर्टिकुलर बात हुई थी, वरना उन्हें ऑलरेडी शॉक है, मतलब उनका जो बेटा आया हुआ था ना, हमें वो नहीं बताना चाहिए राजन बाबू को कि आपका बेटा जो है इसी शहर में है, लेकिन उसने आपसे कनेक्ट नहीं किया, वरना क्या होगा? वरना राजन बाबू जो है वो और शॉक में आ जाएंगे. टिंकोरी बाबू रिसीव द शॉक. सॉरी, आफ्टर ऑल ही इज ऑलरेडी हैड वन शॉक. हु रिसीव द शॉक. यहाँ पे हम टिंकोरी बाबू नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे राजन बाबू. Rajan Babu received the shock. The shocking news was that Prabir, son of Rajan Babu, had recently arrived in Darjeeling. उनको क्या लगा? ये जो शॉकिंग न्यूज़ क्या थी कि प्रबीर जो कि राजन बाबू का बेटा है वो रिसेंटली अभी दार्जिलिंग आया था. द स्पीकर वॉज सजेस्टिंग दैट राजन बाबू शुड नॉट बी टोल्ड अबाउट दिस. और स्पीकर ने क्या कहा? राजन बाबू को हमें ये नहीं बताना चाहिए. एक्चुअली यहाँ पे दोनों आंसर सही हैं. इन्होंने जो बोला था ना, आफ्टर ऑल ही इज ऑलरेडी हैड वन शॉक, तो ये
सरप्राइज कौन हुए थे? टिंकोरी बाबू, क्योंकि उन्हें पता चला था किसी के थ्रू कि उनका बेटा यहाँ पे है। और दूसरी चीज जो है, एक्चुअल शॉक किसको लगा था? राजन बाबू को लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do you think Tinkori Babu actually came to Darjeeling? In what way did he purpose of his visit? Did the purpose of his visit change? अब टिंकोरी बाबू एक्चुअली में दार्जिलिंग क्यों आए थे? सो टिंकोरी बाबू एक्चुअली केम टू दार्जिलिंग टू रिसाइड एंड एंजॉय द न्यू टाउन, क्योंकि वो यहाँ पे घूमने आए थे, यहाँ रहने आए थे कि भैया नया टाउन है, इसको थोड़ा एंजॉय करेंगे। राजन बाबू ऑल्सो टेकन इन हिम एज अ पेइंग गेस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ डियर फ्रेंड। राजन बाबू हैज टेकन इन हिम, मतलब राजन बाबू ने उनको एज अ पेइंग गेस्ट रख लिया था क्योंकि उनके एक फ्रेंड ने उन्हें रेकमेंड किया था। One day when Tinkori Babu saw a childhood photograph of Rajan Babu, he recognized him and thought of doing something that would cause trouble to him. एक बार टिंकोरी बाबू ने राजन बाबू की बचपन की फ़ोटो देखी और उन्होंने डिसाइड किया, उनको कुछ याद आया और उन्होंने डिसाइड किया कि राजन बाबू को तो सबक सिखाना पड़ेगा, वो उनको परेशान करना चाहते थे। इन दिस वे द पर्पस ऑफ हिज विजिट चेंज। तो पहले तो वो सिर्फ घूमने आए थे, लेकिन बाद में वो मज़ा चखाने के लिए आ गए थे यहाँ पे, इसलिए उनका पर्पस पूरा चेंज हो गया। I can't tell you how I spent the night. Who said these words? What had happened to frighten him so? So I can't tell you, मैं आपको बता नहीं सकता ये रात मेरे ऊपर कैसी गुजरी है। किसने कहा था? ये राजन बाबू ने कहा था। किससे कहा था? फेलुदा से कहा था। और ऐसा क्या हुआ था कि वो एकदम डर गए थे? उन्होंने एक आदमी को देखा था जिसने मास्क पहना हुआ था। So Rajan Babu said these words. Last night a terrible incident happened to frighten him. Last night क्या हुआ था? एक बहुत ही terrible incident हुआ था जिससे वो डर गए थे। So when he woke up suddenly after midnight, he saw. So यहाँ पे क्या होगा? Last night a terrible incident happened to frighten him. When, ये हम so हटा देते हैं, when he woke up suddenly after midnight he saw a masked face bent over him. उन्होंने क्या देखा? उनके जस्ट चेहरे के ऊपर एक मास्क फेस पूरा उनके ऊपर ऐसे ढका हुआ था, ऐसा लग रहा था बस उन्हें मारने ही आ रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। Why was everyone surprised to find out the culprit, who the culprit was? Giving examples, say how the culprit managed to prevent anyone from suspecting him. सबसे पहला क्वेश्चन है, हर कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। क्यों हुआ था हर कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज? ये पता लगा जब उनको कि टिंकोरी बाबू जो हैं वही कल्प्रिट हैं। और एग्जाम्पल्स दो ये बताने के लिए कि हाउ द कल्प्रिट मैनेज्ड, कि उसने किस तरीके से अपने ऊपर सस्पेंस, मतलब अपने ऊपर शक आने से बचाया था खुद को। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड to find out who the culprit was because it was beyond everyone's imagination. किसी ने सोचा ही नहीं था अभी अभी जो पेइंग गेस्ट आया है वो क्यों लिखेगा इस तरीके के धमकी भरे लेटर। The culprit टिंकोरी बाबू managed to prevent anyone from suspecting him. उन्होंने कैसे मैनेज किया कि कोई ने उनके ऊपर सस्पेक्ट नहीं किया? by diverting their mind towards other suspects. उन्होंने क्या किया? बोला नहीं नहीं ये होगा सस्पेक्ट, नहीं वो होगा सस्पेक्ट, तो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, मतलब भटका दिया उनका माइंड दूसरे सस्पेक्ट्स की तरफ, इसलिए किसी ने उन पर सस्पेक्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, he told फेलुदा that Mr. घोषाल may be a suspect because he was a dishonest person. तो उन्होंने बोला मिस्टर घोषाल वो हो सकते हैं सस्पेक्ट क्योंकि वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन है। He also became successful in showing that Prabir can also be a suspect because he was caught red-handed while stealing money from his father's cupboard. अब उन्होंने क्या बोला कि जो प्रबीर है वो भी सस्पेक्ट हो सकता है क्योंकि उसको रंगे हाथों पकड़ा गया था। रेड-हैंडेड मतलब जब वो चोरी कर रहा था उसी वक्त उसको पकड़ा गया था जब वो अपने फादर के कबर्ड से पैसे चुरा रहा था। इन द सेम वे ही बॉट डॉक्टर मित्रा इन द लाइन ऑफ सस्पेक्ट्स, और इसी तरीके से उन्होंने डॉक्टर मित्रा को भी सस्पेक्ट बना दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ? सबको बोला ये हो सकता है, ये हो सकता है, सब कंफ्यूज हो गए, उन पे किसी ने शक ही नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वुड यू अग्री दैट फेलुदा इज अ गुड डिटेक्टिव? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या तुम्हें लगता है फेलुदा एक अच्छे डिटेक्टिव हैं? तुम्हें अगर लगता है तो बताओ कैसे। Yes, I agree that Feluda is a good detective. There are many instances where he showed his presence of mind. ठीक है, where he showed his presence of mind. तो हाँ, मुझे लगता है कि जो फेलुदा हैं वो एक अच्छे डिटेक्टिव हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ उन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो किया है। एट फर्स्ट ही इन्वेस्टिगेटेड ईच सस्पेक्ट केयरफुली। इनिशियली उन्होंने हर सस्पेक्ट को केयरफुली इंस्पेक्ट किया, इंक्लूडिंग डॉक्टर मित्रा, प्रबिर
Mr. Ghoshal, and at the end of the story Tinkuri Babu was also his suspect, और at the end Tinkuri Babu भी उनके सस्पेक्ट थे। तो यहाँ पे जो एक डिटेक्टिव को क्या करना चाहिए, उसको हर चीज़ का हर पहलू देखना चाहिए, लोगों की सिर्फ बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट ही डिड, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ही इज अ गुड डिटेक्टिव। His eyes were also very sharp as he saw a long mark of mud on Dr. Mitra's jacket. अब डॉक्टर मित्रा के जैकेट पे उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा जो है मिट्टी का निशान था, तो इसका मतलब उनका जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। Finally, when he was searching for all the evidences, he tried all the mask over his face and came to know that Tinkuri Babu was the real culprit as the smell of cheroot was coming from it. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने सारे मास्क देखे, तो जब वो एविडेंस देख रहे थे तो क्या हुआ, उन्होंने सारे मास्क पहने और एक मास्क से उन्हें पता चल गया कि टिंकुरी बाबू जो हैं उन्हीं ने ये काम किया। क्यों? क्योंकि उस मास्क में चेरूट की खुशबू आ रही थी, वो जो सिगार था उसकी खुशबू आ रही थी। इसका मतलब कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब वो एक बहुत अच्छे डिटेक्टिव थे। अब आते हैं हम अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट पे। अ डिटेक्टिव स्टोरी मस्ट हैव दीज फीचर्स। एक जो डिटेक्टिव स्टोरी होती है उसमें ये सारी बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहला एक क्राइम होना ही चाहिए, वरना आप डिटेक्ट क्या करोगे। तो एक क्राइम होना चाहिए या एक थ्रेट होना चाहिए डेंजर का, या किसी भी पर्टिकुलर इंसान को आपने मतलब किसी ने हार्म किया हो। दूसरा है सस्पेक्ट्स होने चाहिए कि आप किसी पे बता सको इसने किया हो या उसने किया हो, जिस पे आप शक कर सको। एविडेंस अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट में एविडेंस होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमेशा आपने देखा होगा कोई भी डिटेक्टिव स्टोरी होती है उसमें वो बोलता है शक इस पे है, शक इस पे है, शक इस पे है, और तीनों के खिलाफ सबूत होता है, लेकिन फाइनली आंसर किसी और के पास निकलता है। तो आपके पास सस्पेक्ट होने चाहिए, उनके अगेंस्ट में एविडेंस होने चाहिए। इन मोस्ट केसेस द एविडेंस अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द सस्पेक्ट इज रॉन्ग एंड इज सेट असाइड। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जिन सस्पेक्ट्स के अगेंस्ट में आपको लग रहा है कि शायद ये होगा, उनके सारे जो एविडेंस होते हैं वो गलत निकलते हैं और कोई और दूसरा ही इंसान निकलता है जिसने गलती करी हुई है या फिर जिसने क्राइम किया हुआ है। The culprit who commits the crime and then constantly does things to cover up the tracks, in many cases this person is usually not a suspect until the end। अभी जो culprit होता है वो कमिट कर देता है, जो भी क्राइम किया उसने, उसके बाद पूरे टाइम वो कोशिश करता है कि लोगों का ध्यान या तो दूसरे की तरफ भटका दे या कवर अप कर ले, और लास्ट तक पता नहीं चलता कल्प्रिट कौन है। A detective who is very intelligent, observant and has excellent powers of reasoning, this person is usually an amateur and works on the case at the same time but not with the police। डिटेक्टिव वो होता है जो बहुत इंटेलिजेंट हो, उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों, रीजनिंग पावर्स बहुत अच्छे हों, लेकिन ये पुलिस के साथ काम नहीं करता, ये अपना अलग से काम करता है, राइट। और उसके पास लास्ट एक असिस्टेंट होता है जो उसको हर जगह अकम्पनी करता है, उसको आइडियाज़ देता है, उसको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। अब हमें ये पूरा चैप्टर ठीक से पढ़ना है और हमें बताना है क्या इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स प्रॉपरली प्रेजेंट हैं। तो इसका आंसर क्या है? यस। क्योंकि आप देखो उसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि यस ये सारे पॉइंट्स प्रेजेंट हैं। आपको एक अच्छा डिटेक्टिव मिला है, उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपके पास एक कल्प्रिट है जिसका खुलासा लास्ट में होता है, बाकी के सस्पेक्ट्स हैं, तो ये वाला आंसर बहुत ईजी है। दिस यू कैन फ्रेम ऑन योर ओन। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन डिटेक्टिव स्टोरीज द क्लूज दैट आर गिवन टू द डिटेक्टिव मस्ट ऑल्सो बी मेड अवेलेबल टू द रीडर एट द सेम टाइम। जितनी भी डिटेक्टिव स्टोरीज है इसमें आप ये नहीं कर सकते कि डिटेक्टिव ने मन में सोचा अच्छा ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, उसने बता दिया फाइनली जो कल्प्रिट है वो ये है, मर्डरर जो है वो ये है। ऐसे में नहीं काम चलता, क्योंकि वो जो भी देख रहा है, जो भी सोच रहा है, उसको रीडर को हर कुछ बताना है और फाइनली उसे रीडर को पूरा एक्सप्लेन करके बताना है कि ऐसा क्यों हुआ था। This is because the reader should feel like they are also solving the crime। अब ये डिटेक्टिव स्टोरी इंटरेस्टिंग तब होगी जब हमें लगेगा हम भी स्टोरी का एक पार्ट है, हम भी ये डिटेक्टिव स्टोरी के मतलब जो क्राइम हो रहा है या क्राइम हुआ है उसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की। Likewise, the suspense and mystery must be revealed to the detective and the reader at the same time। और इसी तरीके से जो मिस्ट्री रिवील होती है वो डिटेक्टिव जब बताता है तो रीडर को भी उसी वक्त मिस्ट्री जो है रिवील हो जानी चाहिए। डू यू थिंक ये दोनों रूल्स फॉलो हुए हैं इसमें? सो येस, ये दोनों रूल्स जो हैं हैव बीन फॉलोड इन दिस टेक्स्ट बिकॉज द क्लूज लाइक मिस्टर घोषाल वॉज अ सस्पेक्ट बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर एंटीक्स। Dr. Phony Mitra is shown to be suspect as he needs money, as well as mud stain on his coat. This all is seen by the detective but also revealed to us as well।
यस, अब ये आंसर देखो क्या लिखा है कि हाँ ये दोनों रूल्स फॉलो हुए हैं। जहाँ जहाँ आपको लगा कि इस पे शक ज़्यादा है और रीज़न जो था उसका वो हमें बताया गया है, इट हैज़ बीन रिवील्ड टू रीडर। जैसे कि मिस्टर घोषाल को सस्पेक्ट माना क्योंकि उनका लव फॉर एंटीक्स था, फोनी मित्रा को शक माना गया डॉक्टर को क्योंकि उनके कोट में एक मड स्टेन था, प्लस उनकी जो मतलब उनका जो क्लिनिक था, उनका जो डॉक्टर का जो उनका ये काम था ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मे बी ही वॉज इन अ नीड ऑफ मनी। तो यहाँ पे जिस के ऊपर भी हमारा शक गया वो हमें प्रॉपरली उसी टाइम पे बताया गया है, इसीलिए दिस इज राइट। Similarly, a small clue was given at the beginning that Tinkuri Babu used to take cheroot. अब हमें ये भी बताया था स्टार्टिंग में ही कि वो चेरूट लेते थे, इसलिए जब बाद में उसने मास्क पहना उसको खुशबू आई तो हम कनेक्ट कर पाए। which becomes the most important clue to find the suspect. It was revealed when Feluda wears the mask and asks Topsy about the smell. तो जब वो मास्क पहनते हैं और तोपशी से पूछते हैं स्मेल किस चीज़ की है, वी ऑल्सो एट द सेम टाइम फाइंड आउट दैट टिंकोरी बाबू इज द मेन कल्प्रिट। तब हमें भी पता चल जाता है अरे ये तो उसकी स्मेल है, इसका मतलब टिंकोरी बाबू होंगे जिन्होंने ये काम किया है। सो दैट्स इट, डन विद द क्वेश्चन आंसर्स। सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वी हैव बीन गिवन 2 sentences. राजन बाबू कलेक्टेड एंटीक्स, दे वांटेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। राजन बाबू कलेक्टेड एंटीक्स। अब यहाँ पे देखो राजन बाबू कलेक्टेड एंटीक्स का मतलब क्या है कि राजन बाबू एंटीक्स कलेक्ट किया करते थे। कलेक्टेड मतलब कलेक्ट किया करते थे, ओके। और सेकंड है दे वांटेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, वो लोग मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। दोनों सेंटेंस समझ में आए। अब वो बोल रहा है जो पहला सेंटेंस है वो एक फाइनाइट वर्ब है और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन कैसे? फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब जो होता है, प्लीज इसको ध्यान से समझो, हमारे पास 2 वर्ब होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब जब टेंस बदलता है, जैसे प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ, फ्यूचर हुआ, तो इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे सिंगुलर हुआ, ठीक है, प्लूरल हुआ, मतलब अगर नंबर चेंज होता है, या उसी तरीके से जैसे आप बात करो कि जेंडर अगर चेंज हुआ, जैसे कि अपन ही, शी, इट, दे लगा दें, तो यूजुअली क्या हो जाता है? ही सेल्स, शी सेल्स, लेकिन दे सेल, राइट? शी ईट्स एप्पल्स, ही ईट्स एप्पल्स, लेकिन दे ईट एप्पल। तो यहाँ आप देख रहे हो नंबर चेंज हुआ तो वर्ब चेंज हो गया। सिमिलरली आई एट एप्पल, आई एम ईटिंग एप्पल, आई विल ईट एप्पल, अगर यहाँ पे भी सब जगह आपका वर्ब चेंज हो गया, तो जहाँ पे ये अपने फॉर्म को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, वर्ब अपना फॉर्म चेंज करता रहता है बिकॉज ऑफ टेंस एंड बिकॉज ऑफ नंबर एंड बिकॉज ऑफ जेंडर, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। लेकिन अब अगर मैंने बोला, एक सेंटेंस में आपको बताती हूं, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, ठीक है, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब है लाइक, और मैं क्या बोल रही हूं? टू ईट चॉकलेट्स, मुझे क्या काम पसंद है? मुझे चॉकलेट्स खाना पसंद है। तो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अब अगर आई की जगह मैं बोलूँ ही, तो हो जाएगा ही लाइक्स टू ईट चॉकलेट, ही लाइक्स टू ईट चॉकलेट, शी लाइक्स टू ईट चॉकलेट, दे लाइक टू ईट चॉकलेट। तो इसका तो फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन क्या इसका फॉर्म चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये जो टू ईट है, चाहे आप बोलो आई यूज टू लाइक, मतलब आई लाइक्ड ईटिंग, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, आई विल लाइक टू ईट चॉकलेट्स, ना टेंस का फर्क पड़ रहा है, ना नंबर का फर्क पड़ रहा है, ना जेंडर का फर्क पड़ रहा है, कहीं से कहीं तक कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब, ओके। दूसरी चीज, अब इसमें ये जो टू, अब नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरीके के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं इन्फिनिटिव्स, एक होते हैं इन्फिनिटिव्स, एक होते हैं जेरेंड्स, ठीक है, और एक होते हैं पार्टिसिपल्स, ठीक है। अब ये जो
इन्फिनेटिव्स होते हैं वो वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, जहां पे टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आ जाता है, वर्ब का बेस फॉर्म आ जाता है। आई लाइक टू प्ले, शी लाइक्स टू प्ले, दे लाइक टू प्ले, यू लाइक टू प्ले, वी लाइक्ड टू प्ले। तो यहाँ पे टू और उसके बाद जब वर्ब का बेस फॉर्म आता है इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं। अब दूसरा होता है जेरेंड्स। जेरेंड्स मतलब जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है उसको हम जेरेंड कहते हैं, जैसे कि सिंगिंग इज माई पैशन, सिंगिंग इज माई पैशन। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज माई पैशन, मेरा पैशन क्या है, व्हाट इज माई पैशन, सिंगिंग इज माई पैशन। यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पे सिंगिंग एक वर्ब की तरह नहीं, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ व्हाट इज माई पैशन, आप बता रहे हो सिंगिंग इज माई पैशन, सिंगिंग वॉज माई पैशन, सिंगिंग विल बी माई पैशन, सिंगिंग इज योर पैशन। तो अगेन यहाँ पे टेंस का, नंबर का, जेंडर का कहीं कोई रोल है, चेंज हुआ कुछ नहीं हुआ, इन्हें कहते हैं हम जेरेंड्स। और इसके बाद आते हैं पार्टिसिपल्स। ये दो फॉर्म में होते हैं, या तो इसमें आईएनजी लगेगा वर्ब में, या ईडी लगेगा वर्ब में, या एन लगता है। बेसिकली वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, या तो आईएनजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स, मुझे अच्छा लगता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ दैट आई लाइक ब्रोकन ग्लासेस, मुझे टूटे हुए कांच पसंद है। तो यहाँ जो वर्ड है ब्रोकन, यहाँ जो ये वर्ड है ब्रोकन, क्या ये कोई वर्ब है, वर्ब तो है लेकिन ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि मुझे कैसा ग्लास पसंद है, मुझे ब्रोकन ग्लास पसंद है। यहाँ पे ब्रोकन एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एक वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। कैसा ग्लास है, ब्रोकन ग्लास है, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली आई हैव अ, let's say I have a dancing doll, I have a dancing doll। अब मेरे पास एक डॉल है, ये डॉल कैसी है, ये डॉल डांसिंग डॉल है। तो मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। अंडरस्टूड। तो ये होते हैं हमारे पार्टिसिपल्स। क्लियर विद दिस मच। तो अब ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें है राजन बाबू कलेक्टेड एंटिक्स। तो राजन बाबू ने एंटिक्स कलेक्ट किए थे, कलेक्ट कर रहे होंगे, तो इस कलेक्टिंग, वॉज कलेक्टिंग, तो ये चेंज हो रहा है वर्ब, तो ये हो गया फाइनाइट वर्ब। लेकिन ये एक इन्फिनेटिव फॉर्म है, तो ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। आया समझ में। ये हो गई हमारी बात। तो हमने यहाँ पे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट समझ लिए। सिमिलरली ये सेंटेंसेस देखो, ही कलेक्टेड कॉइन्स व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। सो ही कलेक्टेड कॉइन्स व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ये एक फाइनाइट चीज़ है कि हाँ भैया वो किया करता था। ही कलेक्ट्स एंटीक्स दीज डेज, हिज फ्रेंड कलेक्ट। तो यहाँ पे वो बता रहा है किस तरीके से फॉर्म चेंज होता जा रहा है। अब इसमें हमें बताया कि इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि तीन तरीके के होते हैं। टू और बेस फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। जेरेंड मतलब क्या होता है, जहाँ पे आईएनजी फॉर्म होता है जो कि एक नाउन की तरह काम करता है। और पार्टिसिपल मतलब या तो आईएनजी फॉर्म में होता है, या तो थर्ड वाला जो होता है डी, ईडी या ईएन के फॉर्म में होता है। ये यूजुअली जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन ये है, लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स। और जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है वो हमें मार्क करना है। शी डिसाइडेड दैट शी वुड टेक अप निटिंग एज अ हॉबी। शी डिसाइडेड दैट शी वुड टेक अप निटिंग एज अ हॉबी। तो उसने डिसाइड किया था। अब ये जो डिसाइडेड है ये तो चेंज भी हो सकता है, शी इज डिसाइडिंग, शी वॉज डिसाइडिंग, चेंज हो सकता है। तो ये तो आ गया आपका फाइनाइट। दैट शी वुड टेक अप निटिंग एज अ हॉबी, शी वुड टेक अप समथिंग एज अ हॉबी। कोई चीज है, निटिंग एक चीज है, यहाँ पे नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट। आईएनजी वाला ये क्या है, आईएनजी वाला क्या होता है, जेरेंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर पेशेंटली। दे हैव बीन वेटिंग। अब ये जो हैव बीन वेटिंग है, यहाँ पे ये पूरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बता रहा है। दे वेटेड, दे विल बी वेटिंग, दे हैव बीन वेटिंग। तो ये एक फाइनाइट वर्ब है। ये कौन सा हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। नेक्स्ट है, टू एक्सप्लोर दिस प्लेस यू नीड अ मैप। टू एक्सप्लोर दिस प्लेस,
टू डू वॉट, टू एक्सप्लोर। यहाँ पे ये एक इन्फिनिटिव फॉर्म है। यू नीड अ मैप, यू विल नीड अ मैप, यू नीडेड अ मैप, ये एक नॉन फाइनाइट है। तो पहला वाला तो फाइनाइट है, दूसरा वाला नॉन फाइनाइट है। यहाँ पे whom did you talk on the phone just now, तुमने अभी फोन पे किससे बात की थी? whom did you talk to on the phone? so talk, you talk, they talk, we talk, did जो है ये टेंस के हिसाब से बदलेगा, talk नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे फाइनाइट और दूसरा वाला नॉन फाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थैंक यू, वी हैव एंजॉयड आवर स्टे विथ यू इमेंसली। थैंक यू, वी हैव एंजॉयड, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। वी डिड एंजॉय, वी लाइक दे एंजॉय। सो यहाँ पे वी हैव एंजॉयड, अगेन ये बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ये एक फाइनाइट वर्ब है। The audience cheered him while he was speaking. ऑडियंस ने उसके लिए बहुत ज़्यादा चीयर किया जब वो बात कर रहा था। ऑडियंस ने चीयर किया, ऑडियंस चीयर कर रही थी, तो ये हो गया है फाइनाइट। लेकिन while he was speaking, जब वो बोल रहा था, ऑडियंस ने चीयर किया जब वो बोल रहा था, ये दोनों ही फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि when he spoke, when he will be speaking, when he was speaking, सब अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन। वी हैव लर्न दैट वन काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब इज इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल टू रन, टू वर्क, ये सब इन्फिनिटिव में आते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो सेंटेंस, टू सॉल्व अ मिस्ट्री इज नॉट ईजी। मिस्ट्री को सॉल्व करना आसान नहीं है। टू वेक अप टू अ मास फेस वॉज वेरी फ्राइटनिंग। सॉल्विंग अ मिस्ट्री इज नॉट ईजी, वेकिंग अप टू अ मास फेस वॉज वेरी फ्राइटनिंग। बेसिकली यहाँ पे दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है। एक जगह इन्फिनिटिव फॉर्म यूज हुआ है और एक जगह पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुआ है। सो सेंटेंस 1 और 2 इन्फिनिटिव है और जो है वो नाउन की तरह काम कर रहे हैं। वॉट इज नॉट ईजी, वॉट इज नॉट ईजी, टू सॉल्व अ मिस्ट्री इज नॉट ईजी। और उसके बाद व्हाट वॉज फ्राइटनिंग, टू वेक अप टू अ मास फेस वॉज फ्राइटनिंग। लेकिन जो सेंटेंसेस 3 और 4 है, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, जेरेंट फॉर्म यूज हुआ है। व्हाट इज नॉट इजी, सॉल्विंग अ मिस्ट्री इज नॉट इजी। व्हाट वॉज फ्राइटनिंग, वेकिंग अप टू अ मास फेस वॉज नॉट वॉज फ्राइटनिंग। करना क्या है, करने पे आ जाते हैं। भाई आपको 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन दोनों सेंटेंस में आपको करना क्या है, आपको बताया हुआ है किस तरीके से स्टार्ट करो। या तो जेरेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा और या तो इन्फिनिटिव से स्टार्ट करना पड़ेगा। सही तरीका आपको आना चाहिए दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का। तो देखते हैं। I heard that she has gone to see a doctor. मैंने सुना है कि वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई है। She overate last night, मतलब उसने ज़्यादा खा लिया था last night. It wasn't a good idea, और ये सही नहीं था, ये सही आइडिया नहीं था, उसने ज़्यादा खा लिया था, वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई है। अब ओवर ईटिंग से सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो हम क्या बोलेंगे, ओवर ईटिंग लास्ट नाइट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। ओवर ईटिंग लास्ट नाइट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। अब ये सेकेंड सेंटेंस को आपको चेंज करना था। अब दूसरा देख लेते हैं। Could you tell me how to get to the principal's office quickly? तो आपने एक आंसर क्या दिया, go down that corridor, that would be the shortest way. तो उस जो कॉरिडोर है उससे नीचे चल जाओ, वो सबसे छोटा रास्ता है। अब इसको अगर मुझे कंबाइन करना है तो मैं बोलूँगी गोइंग डाउन दैट कॉरिडोर वुड बी द शॉर्टेस्ट वे। गोइंग डाउन, वहाँ से नीचे जाते हुए वही शॉर्टेस्ट वे होगा। तो हम क्या बोलेंगे, गोइंग डाउन दैट कॉरिडोर वुड बी द शॉर्टेस्ट वे। नेक्स्ट है, आई हर्ड यू मेट आकाश लास्ट इवनिंग। मैंने सुना है तुम लास्ट इवनिंग आकाश से मिले। I met him after a long time. It was just wonderful. मैं बहुत सालों बाद मिला था और वो बहुत ही ज़्यादा wonderful मीट थी। अब आपको इसको बोलना है yes to meet से स्टार्ट करना है। Yes to meet Akash after a long time was just wonderful. Yes to meet Akash after a long time was just wonderful. अब यहाँ हमने क्या किया है, infinitive form यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You look very tired. We traveled for 16 hours. It has made us feel quite exhausted. अब किसी ने पूछा तुम बड़े टायर्ड लग रहे हो, मैंने बोला हमने भाई 16 आवर्स ट्रैवल किया है, उससे हम काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो हम क्या बोलेंगे, ट्रैवलिंग फॉर 16 आवर्स हैज़ मेड अस फील क्वाइट एग्जॉस्टेड। दोनों सेंटेंस को हमने कंबाइन किया, हमने क्या बोला, ट्रैवलिंग फॉर 16 आवर्स हैज़ मेड अस क्वाइट एग्जॉस्टेड।
Okay. Did he let the children travel alone to Delhi? He let the children travel alone. It was a bold decision. उसने बोला हाँ, उसने बच्चों को अकेले ही दिल्ली भेज दिया. बड़ा बोल्ड डिसीजन था ये. तो अब यहाँ पे होगा yes, to let the children travel alone was a bold decision. Yes, to let the children travel alone was a bold decision. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वी कैन यूज द ing, ed और en फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एट एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन्स. मतलब हम पार्टिसिपल्स की बात कर रहे हैं. जैसे रिटायर्ड लाइफ, कैसी लाइफ? रिटायर्ड. थ्रेटनिंग लेटर, कैसा लेटर? थ्रेटनिंग. डिस्टर्बिंग न्यूज, कैसी न्यूज? डिस्टर्बिंग. फॉलन ट्री, कैसा ट्री? गिरा हुआ, फॉलन. अब करना क्या है आपको सेंटेंसेस दिए हैं, ये वर्ड्स दिए हैं, इसमें या तो आपको ed लगाना है या en लगाना है या ing फॉर्म लगाना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. तो पहला सेंटेंस है फॉलिंग डाउन फ्रॉम द लेडर वाज अ डैश एक्सपीरियंस. कैसा एक्सपीरियंस होगा वो? वाज अ सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस, इंस्पायरिंग, एक्साइटिंग, इल्यूमिनेटिंग, फ्राइटनिंग, ब्रेकिंग, ट्रांसलेटिंग, पेंटिंग. वाज अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, मतलब पेड़ से जो गिरना था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था. तो वाज अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस. वी वेंट टू द अम्यूजमेंट पार्क एंड देन वेंट टू सी अ फिल्म. इट वाज एन डैश इवनिंग. अब देखो एन इवनिंग, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एन के सामने सरप्राइजिंग इवनिंग तो आएगी नहीं, इंस्पायरिंग आएगी, एक्साइटिंग आएगी. लेकिन घूमने जाना, वो भी अम्यूजमेंट पार्क में, इंस्पायरिंग तो होगा नहीं. क्या होगा? एक्साइटिंग. So it was an exciting evening, exciting evening. It was not an excited, it was an exciting evening. It was an exciting evening. Next is the newly dash fence and gate give a new look to the house. So ये जो newly fence और gate है, newly क्या मतलब? ये जो अभी अभी नया नया पेंट हुआ है, तो the newly painted fence and gate जो है घर को एक नया लुक दे रहे हैं. The dash thing was that she comes first in the race in spite of the injury. तो अब ये सरप्राइजिंग चीज़ थी कि भैया उसको चोट लग गई, उसके बाद भी वो रेस में फर्स्ट आई. तो ये सरप्राइजिंग हो गया. नेक्स्ट है द डैश काइट्स लुक्ड लाइक फ्लोटिंग स्टार्स इन द स्काई. अब द डैश काइट्स में आ जाएगा द इल्यूमिनेटिंग काइट्स, मतलब वो जो चमकती हुई पतंग थी वो ऐसा लग रहा था कि आसमान में जो स्टार्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं. द कैप्टन गेव हर टीम अ वेरी इंस्पायरिंग स्पीच. कैसी स्पीच दी? इंस्पायरिंग स्पीच दी. ठीक है. आई नीड टू कॉल अ कारपेंटर टू फिक्स द ब्रोकन चेयर. कैसी चेयर? ब्रोकन चेयर. एंड द लास्ट वन इज विल यू हेल्प मी फाइंड अ ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ दिस बुक. इस बुक की ट्रांसलेटेड, ऑलरेडी जो ट्रांसलेट की गई हुई है वो ट्रांसलेटेड कॉपी दोगे क्या? आते हैं हम लास्ट पार्ट पे. A book or story review is a short description of a book or story and is written by a reader. कोई भी बुक आपने जो पढ़ी हो, उस बुक का रिव्यू क्या होता है? तो अगर कोई बुक मैंने पढ़ी, हो सकता है मुझे पसंद आए, हो सकता है मुझे पसंद नहीं आए. मेरी अपनी एक सोच है, उस हिसाब से उस बुक का मैं रिव्यू लिखूंगी. रिव्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि सबके सेम होने चाहिए. जैसे आप मूवीज़ देखते हो, आप ऑनलाइन देखते हो, कुछ लोग मूवी को 2 स्टार देते हैं, कुछ लोग 5 स्टार्स देते हैं, कुछ लोग 4 स्टार देते हैं, कुछ बोलते हैं बहुत अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल अच्छी नहीं है. सो रिव्यू का मतलब होता है व्हाट डू यू फील अबाउट द बुक ऑन द बेसिस ऑफ योर थॉट्स एंड प्रोसेसेस. It expresses the reader's opinion about a book story they have read. It helps other people decide whether they should read the story book or not. अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं. आप जैसे मूवी देखने जाते हो, पहले रिव्यू देखते हो कि अरे इसके रिव्यूज़ कैसे आए हैं. अगर सब ने गंदा बोला होता है तो आप बोलते हो रहने दो, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, नहीं चाहते. सिमिलरली व्हेन यू रीड अ बुक, तो बुक के भी रिव्यूज़ आते हैं. आप देखते हो कि बुक को कितनी रेटिंग मिली है, जो अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं वो बुक के बारे में क्या बोल रहे हैं. कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो बेस्ट सेलर है, कुछ बोलते हैं कि नहीं ये तो जो है जंक है, कुछ भी नहीं है. तो अगर 80% लोग बोल रहे हैं बुक बहुत अच्छी है, तो यू वुड वांट टू गिव इट अ थॉट कि आप भी पढ़ सकते हो. अगर 80% बोल रहे हैं बहुत ख़राब बुक है, तो आपको लगेगा यार टाइम वेस्ट करूँ या ना करूँ. राइट. तो ये बिल्कुल रीडर के ऊपर बेस्ड होता है और इसको हम रिव्यूज़ देख के हम भी डिसाइड करते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए. ये हमेशा एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है. क्यों? क्योंकि आप जो है इसे पब्लिकली जो है शेयर करने वाले हो. इट शुड इंक्लूड द नेम ऑफ द बुक एंड द राइटर, अ शॉर्ट समरी ऑफ द स्टोरी, अ फ्यू डिटेल्स अबाउट द मेन कैरेक्टर्स एंड द राइटिंग स्टाइल. अब जैसे आप मूवी देखते हो तो क्या बोलते हो?
इसको मैं मूवी से इसलिए कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि मूवी के रिव्यूज आई एम श्योर आपको पता है क्या बोलते हैं, इसमें ये एक्टर हैं और स्टोरी लाइन ये है, डायरेक्टर ये है, उसके अलावा बताते हैं थोड़ा बहुत समरी कि इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, एकदम थोड़े डिटेल्स बताते हैं, सब कुछ पूरा का पूरा नहीं बताते हैं। फिर बताते हैं लिखने, जो राइटिंग स्टाइल है, जो स्क्रिप्ट है वो उसमें दम है या नहीं है, गाने कैसे हैं। सिमिलरली इसमें भी क्या आता है, शॉर्ट समरी आती है, बुक का नाम आता है या स्टोरी का नाम आता है, राइटर का नाम आता है, मेन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ डिटेल्स आते हैं, राइटिंग स्टाइल के बारे में बात होती है, लैंग्वेज कैसी यूज़ करी गई है, फनी है, बोरिंग है, ड्रामेटिक है, लॉन्ग है या बुक बोरिंग है। ये सारी बातें हम किस में करते हैं, एक रिव्यू में। करना क्या है आपको आपकी जो भी फेवरेट बुक है, चाहे वो हैरी पॉटर है, चाहे वो क्रॉनिकल्स ऑफ नानिया है, एनी बुक दैट यू हैव रेड, उस पे आपको एक रिव्यू लिखना है। सो नाउ वी हैव रिटन द रिव्यू ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द इनविजिबल थीफ, एक इनविजिबल थीफ की मिस्ट्री। I recently read the book The Mystery of the Invisible Thief written by Enid Blyton। तो यहाँ पे हमने बुक का नाम लिख दिया, राइटर का नाम भी आ गया। This is one of the 5 find outer series of books by the author। मतलब ये जो इसमें जो सीरीज चल रही है उसमें भी उसका ये है। The book is about 5 children, Fatty, Larry, Pip, Daisy and Bets and their little dog Buster। So ये जो बुक है ये 5 बच्चों के बारे में है, उनके नाम बताए गए हैं और ये उनके प्लस एक डॉग है जिसका नाम बस्टर है। The 5 children and dog find themselves suddenly in the middle of a mystery। और ये लोग अपने आप को अचानक से एक मिस्ट्री के बीच में पाते हैं। Robberies have taken place in their little village। उनकी जो विलेज में चोरियां हो रही हैं बहुत सारी। And the thief seems to be invisible। लेकिन चोर किसी को दिखाई नहीं देता। At the same time he appears to be a huge man wearing huge shoes and gloves। और ऐसा लगता है वो कोई huge man है जिसने बड़े बड़े ग्लव्स पहने हैं, बड़े बड़े शूज पहने हैं। How can such a large man remain invisible? अब इतना बड़ा आदमी invisible कैसे हो सकता है? The book tells us how the children make a chart of duties, find clues and investigate। तो इस बुक में पूरा बताया क्या गया है कैसे ये लोग एक ड्यूटी चार्ट बनाते हैं, क्लूज कैसे फाइंड करते हैं, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। They try to outwit the village policeman Mr. Goon। और मिस्टर गून जो पुलिस ऑफिसर है वो उनको भी उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसको आउटविट कर देते हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा समझदारी का परिचय देते हैं। They are of course troubled by Mr. Goon and they in return trouble him। और ऑब्वियसली स्टोरी है, कुछ तो उसमें फ़नी चीज़ होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग चीज़ होनी चाहिए, तो मिस्टर गून उन्हें परेशान करते हैं, वो मिस्टर गून को परेशान करते हैं। So the book is written in a very exciting and interesting manner with something happening at every moment। बुक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है, एक्साइटिंग है, कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। The children are of course successful in the end and win over their enemy Mr. Goon, who is the thief। How do they find the thief? अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो चिल्ड्रन है वो फाइनली जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं थीफ को पकड़ने में। अब क्वेश्चन है थीफ है कौन और वो पकड़ते कैसे हैं? What proof do they have? If you want to read a well-written book with a nice plot and children who are intelligent and sensible, go for it। तो लास्ट में मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि अगर आपको पढ़ना है एक अच्छी सी वेल रिटन बुक जिसमें बहुत एक्साइटमेंट है, एक अच्छा प्लॉट है और जो जिसमें इंटेलिजेंट बच्चों के बारे में बात हो रही है, देन यू कैन गो एंड रीड दिस बुक। सो वी आर डन। पोम पढ़ने वाले हैं रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इट्स अ ब्यूटिफुल पोम, बहुत ही अच्छी पोम है जहाँ पे नेचर के बारे में बहुत विविडली डिस्क्राइब किया गया है। Now here William Wordsworth loved nature and has written many poems describing the beauty and bounty of nature। तो यहाँ पे हम पोइट के बारे में पढ़ रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं उन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था और उन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी हुई हैं डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी एंड बाउंटी ऑफ नेचर, कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है और उसमें कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस है। Here he describes one of nature's moods। और यहाँ पे वो नेचर के मूड को डिस्क्राइब कर रहा है। The joy felt by birds and animals the morning after a stormy night। एक पूरी तूफानी रात के बाद अगले दिन जब वापस सनराइज होता है तो जो वहाँ के एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, स्काई है, सन है, वो सब कितने खुश हैं और उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। So shall we start our poem? There was a roaring in the wind all night
There was a roaring in the wind all night. मतलब रात भर जो विंड थी वो रोल कर रही थी, दहाड़ रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी. The rain came heavily and fell in floods. बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बाढ़ आ गई. But now the sun is rising calm and bright. लेकिन अब सब कुछ शांत हो चुका है और सन जो है it is again rising and it's calm and it's beautiful and bright. The birds are singing in the distant woods. पास में, distant मतलब जो आगे जाके जो forest है वहाँ पे जो birds हैं वो chirp करने लग गए हैं. They have started singing again. Over his own sweet voice, the stock dove broods, the jay makes answer as the magpie chatters. अब यहाँ पे जो है stock dove, jay और magpie, यहाँ पे these are birds of different kinds thought of by the speaker as different persons as indicated by the use of capital letters. यहाँ पे जो वो बोल रहे हैं कि पास में जो फॉरेस्ट है, वुड्स है, जो जंगल है, वहाँ पे बर्ड्स वापस गाने लग गई हैं. ओवर हिज ओन स्वीट वॉइस, और अपनी जो स्वीट वॉइस में जो स्टॉक डव ब्रूड्स हैं. स्टॉक मतलब हम डव की बात कर रहे हैं, डव ब्रूड्स. द जे, अब जे भी यहाँ पे उन्होंने बर्ड्स को खुद से नाम दिया है. मेक्स आंसर, मेक्स आंसर का मतलब होता है वो आंसर कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है. मतलब जैसे स्टॉक जो है वो ब्रूड कर रहा है, बात कर रहा है, तो जे उसे आंसर कर रहा है. मतलब एक बर्ड की आवाज़ पे दूसरी बर्ड रिप्लाई कर रही है. एज द मैगपाई चैटर्स, और जो मैगपाई है, दिस इज द नेम ऑफ अनदर बर्ड, वो जो है चैटर कर रही है, मतलब वो भी बातें कर रही है. And all the air is filled with pleasant noise of waters. और पूरी जो हवा है, it is filled with pleasant noise of waters. Pleasant noise of waters. Waters का मतलब क्या है? Different water bodies such as rivers, lakes, streams. अब क्या होता है फ्लड के बाद? कहीं से भी पानी गिर रहा है, जैसे पेड़ों पे से पानी गिर रहा है, नदी बह रही है, लेक में से आवाज़ आ रही है, उसके अलावा स्ट्रीम्स में से आवाज़ आ रही है. तो एवरीवेयर देयर इज दिस एयर इज फिल्ड विथ प्लेजेंट नॉइज. ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स. अब जितनी भी चीज़ें हैं जो इस स्टॉर्मी नाइट के बाद सन का वेट कर रहे थे, जो मतलब जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिनको सन बहुत पसंद है, अब वो सब अपने घर से बाहर आ चुके हैं. मतलब जो बर्ड्स हैं वो अपनी नेस्ट से बाहर आ चुकी हैं, जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने होल से बाहर आ चुके हैं, रेप्टाइल्स बाहर आ चुके हैं. द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग्स बर्थ. अब ये जो सन राइज हुआ है, इसको एक तरीके से मॉर्निंग का बर्थ कहा गया है, जैसे कि मॉर्निंग का जन्म हुआ है. तो जो पूरी स्काई है, इस बर्थ से, जो मॉर्निंग का जो बर्थ हुआ है, इससे वो बहुत ज़्यादा खुश है. द ग्लास इज ब्राइट विथ रेन ड्रॉप्स. जो ग्रास है, जो मतलब घास है, वो उस रेन ड्रॉप से, अब क्योंकि अभी अभी इस पे जो पूरी बारिश हुई उससे वो एकदम हरी दिख रही है, ब्राइट दिख रही है. ऑन द मोस, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? ऑन द मोस द हेयर इज रनिंग रेसेस इन हर मर्थ. इसका मतलब जो मोस है, मतलब जहाँ पे घास पूरी है, वहाँ पे जो रैबिट्स हैं, जो हेयर हैं, वो लोग अपनी खुशी में, अपनी हैप्पीनेस में अब रन कर रहे हैं. एंड विथ हर फीट शी फॉर्म द प्लैशी अर्थ. शी फ्रॉम द प्लैशी अर्थ रेजेस अ मिस्ट दैट्स ग्लिटरिंग इन द सन. और जब वो हेयर जो है, जब वो रैबिट जो है, खरगोश जो है, जब वो दौड़ रहा है, मतलब वो जब दौड़ रही है, तब उसके उछलते टाइम पे जो ग्रास में मिस्ट है, मतलब जो पानी की बूंदें हैं, वो उछल रही है. और जो प्लैशी अर्थ, फ्रॉम द प्लैशी अर्थ, प्लैशी मतलब जो मतलब जगह जगह पे छोटे छोटे पानी के गड्ढे बने हुए हैं, पडल्स हैं, मतलब जितने भी पूल्स हैं पानी के, वहाँ पे जब उसका पैर पड़ रहा है तो वो पानी उछल रहा है, और उछल के वो सन में ग्लिटर कर रहा है. मतलब जब उस पर सनलाइट पड़ रही है, तो जब वो पानी उछल रहा है तो वो चमकता हुआ सा दिखाई दे रहा है. Runs with her all the way wherever she does run. और ये जो चमकता हुआ पानी है उसके साथ हर जगह दौड़ता हुआ जा रहा है, जहाँ जहाँ वो दौड़ रही है. Okay? Now, first of all tell me, were you able to imagine everything? आप इमेजिन कर पा रहे थे कि एक खरगोश है, वो दौड़ रहा है, उसके पैरों में जो पानी जो उछल रहा है वो सनलाइट में कैसे शाइन कर रहा है. हर कोई खुश है, फ्लड ख़त्म हो चुका है, स्टॉर्म ख़त्म हो चुका है, दे आर जस्ट हैप्पी.
So now this particular poem was all about nature. And yes, चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए, अगले दिन everything comes back to its place. Okay. Now we will start with the summary of this poem. This poem describes the morning after a severe storm. तो ये जो पोम है ये बता रही है एक मॉर्निंग के बारे में जो कि एक तूफानी रात के बाद की मॉर्निंग है. The sun is now shining brightly and the birds, okay, and the birds, this is birds, so and the birds are singing the sweet songs. तो जो अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, जो सन है वो बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है और जो बर्ड्स हैं वो स्वीट सॉन्ग्स गाने लग गए हैं. While the previous night was filled with the sounds of heavy rains, जो पिछली रात थी it was filled with the sounds of heavy rains, मतलब इतनी ज़ोर से बादल, बिजली, सबकी आवाज़ आ रही थी, पानी की आवाज़ आ रही थी. The morning is now filled with the sound of gently flowing water. लेकिन अब जो मॉर्निंग है इट हैज़ द साउंड ऑफ जेंटली फ्लोइंग वाटर, मतलब अब जो है सिर्फ पानी के कलकल बहने की आवाज़ आ रही है. The daylight is being enjoyed by creatures that love the sun. अब जब क्योंकि मॉर्निंग हो गई है, डे लाइट आ गई है, तो क्या हो गया, जितने भी क्रिएचर्स जो सन को बहुत ज़्यादा लव करते हैं उनकी आवाज़ें आने लग गई है, वो लोग इंजॉय करने लग गए हैं, वो अपने घरों से बाहर आ गए हैं. The grass gleams with dew and the hare raises a mist as she races across the wet earth. जो पूरी ग्रास है, जो घास है, वो चमक रही है क्योंकि उसके ऊपर पानी की बूंदें हैं और सनलाइट पड़ रही है. सिमिलरली जो हेयर है, जो खरगोश है, वो जब रन कर रही है तो उसके पैरों से जो पानी की बूंदें जो छलक रही हैं, जो मतलब जो उड़ रही हैं, वो भी सन की जो मतलब जो रेस पड़ रही हैं उस पर, तो वो भी बहुत ज़्यादा ग्लीम कर रही है, शाइन कर रही है. William Wordsworth loved nature and like much of his work, this poem too praises the beauty of nature. William Wordsworth जो है उनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और उनके बाकी की पोम्स की तरह ये जो पोम है इसमें भी नेचर की ब्यूटी को ही प्रेस किया गया है. The poet has personified various aspects of nature and thus he enabled the reader to appreciate in its different moods. तो यहाँ पे जैसे पोएट ने बर्ड्स को एक नाम दिया, पर्सोनिफाई किया है, तो उन्होंने इस तरीके से क्या किया, हमें जो हम रीडर्स हैं हमें इनेबल किया है ताकि हम नेचर के डिफरेंट मूड्स को अप्रिशिएट कर सकें. His use of imagery makes the reader feel as if they are witnessing the scene for themselves. और उन्होंने जो इतना imagery यूज़ किया, ऐसा लग रहा है कि आप इन सारी सीन को खुद विटनेस कर रहे हो. And thus enables them to establish a deeper connection with nature. और इसी की वजह से जो हम रीडर्स हैं, हम जो है उस पोम से, नेचर से, वहाँ जो भी उन्होंने पोर्ट्रे किया है, जो भी वो सीन बता रहे हैं, जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, उसके साथ हमें एक डीपर कनेक्शन फील हो रहा है. ओके, नाउ दिस वाज द पोम. अब यहाँ पे समरी के बाद हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर. दिस इज अ 2 स्टैंजास पोम विथ 7 लाइन्स इन ईच स्टैंजा. तो इसमें जो है ये एक 2 स्टैंजास पोम है. अब हम इसमें जब पहले इसमें जाते हैं, क्या देखने वाले, हम राइमिंग स्कीम देखते हैं. राइमिंग स्कीम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लास्ट वर्ड है हर लाइन में उसको आप अंडरलाइन कर लो. ठीक है, अब यहाँ देखो नाइट, उसको ए मार्क करो. नाइट और फ्लड, क्या ये सेम साउंड कर रहा है, नहीं, तो इसको बी दे दो. ब्राइट, ब्राइट और नाइट सेम साउंड कर रहा है, यस, इसको भी ए दे दो. फ्लड्स, वुड्स सेम साउंड कर रहा है, ठीक है, इसको अपन ने बी दे दिया. अब यहाँ पे सॉरी ये सी हो जाएगा क्योंकि फ्लड अड है, अड वाला साउंड है. वुड अलग साउंड कर रहा है, तो इसको हमने सी साउंड, सी मार्क कर दिया. वुड और ब्रूड ये सेम है, तो ये भी सी हो जाएगा. चैटर्स, अब ये एकदम अलग है, तो ये डी हो जाएगा. और वाटर्स, चैटर्स की जैसा ही साउंड कर रहा है, चैटर्स, वाटर्स, तो ये भी हो गया डी. तो क्या हो गया, ए बी ए सी सी डी डी, ए बी ए सी सी डी डी, ये आ गया. तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख लो ए बी ए सी सी डी डी. सिमिलरली जो आपकी सेकेंड स्टैंजा है उसका है ए बी बी सी सी. ओके,
अब आते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस में। सबसे पहली जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज की है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? जे मेक्स आंसर। जे क्या है? यहाँ पे उन्होंने बर्ड को एक नाम दिया हुआ है। मैगपाई चैटर्स, तो मैगपाई भी एक और बर्ड है जो चैटर कर रही है। हेयर इज बीइंग रिफर्ड एज शी, उन्होंने बोला शी इज जंपिंग, तो यहाँ पे हेयर जिसके लिए हमें एनिमल्स के लिए इट यूज करना चाहिए, हमने शी यूज किया है, तो एक तरीके से उसको भी हमने एक लिविंग बीइंग, एक ह्यूमन की तरह कंसिडर किया है। These examples of personification make the poem come alive in the reader's mind. They enhance the beauty of the words by making the scene seem almost real. तो इन personification से क्या हो रहा है? ये जो पोम है एकदम लाइवली लग रही है, ऐसा लग रहा है वाकई में वो सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, एज इफ ह्यूमंस हैं वो सारे। दूसरा जो इसमें यूज किया गया है दैट इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो अभी आप यहाँ देखो, फेल इन फ्लड्स, सो फ का साउंड रिपीट हो रहा है, एंड ऑल एयर, अ का साउंड रिपीट हो रहा है, रनिंग रेसेस, र का साउंड हो रहा है, रन्स विथ हर ऑल द वे। अब यहाँ पे वे, वेर एवर शी डॉथ रन, सो यहाँ पे वे, डब्ल्यू का साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ओके, अब आते हैं, और इसके अलावा जो एक और फिगर ऑफ स्पीच है वो है इमेजरी, वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। अंडरस्टैंडिंग द पोम, what does the speaker describe in the first two lines? Was it just rain or was it a storm? What kind of scene is described in the next two lines? Which words help create a contrast with the picture described at the start of the poem? अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? What does the speaker describe in the first two lines? First two lines में जो speaker है, he is describing a flood. It is not only rain, it is a flood. Basically वो एक storm को describe कर रहे हैं। और नेक्स्ट टू लाइन्स में वो एक ब्यूटिफुल मॉर्निंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं जहाँ पे हर कुछ शांत हो चुका है। कौन से वर्ड्स हैं जो आपको इनिशियली कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं? तो हम क्या बोलेंगे? इन द फर्स्ट टू लाइन्स द स्पीकर डिस्क्राइब द रोरिंग विंड एंड हैवी रेन दैट कम वन नाइट। इट वॉज अ स्टॉर्म। अब वो क्या था? स्टॉर्म था। अब जो वर्ड्स इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुए हैं वो हैं रोरिंग विंड, हैवी रेन एंड फ्लड्स। और जो सेकेंड पार्ट में जो सेकेंड टू लाइन्स हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स हैं, उसमें हमने बताया है दैट द स्टॉर्म हैज काम डाउन। नेक्स्ट टू लाइन्स में हमने क्या बोला है? द स्टॉर्म हैज काम डाउन। और उसको कौन से वर्ड्स बता रहे हैं? जैसे कि आपको यहाँ बता रहे हैं दैट द मॉर्निंग इज लेट एंड ऑल, तो वो वर्ड्स आपको बता रहे हैं कि अब ये जो है सब कुछ थम गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the speaker says a bird broods over his own sweet voice, another bird chatters and a third makes answer, is that just what he actually hears or does he imagine what those birds think and mean? तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जैसे उन्होंने बोला कि बर्ड जो है वो सोच रही है अपनी स्वीट वॉइस के बारे में, एक जो बर्ड है वो चैटर कर रही है और एक जो बर्ड है वो आंसर कर रही है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या उसको वाकई ये सब सुनाई दे रहा है या वो इमेजिन कर रहा है, कि वो इमेजिन कर रहा है कि ये बर्ड्स क्या सोच रही होंगी, क्या मतलब होगा इनका। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसने जो स्पीकर है वो सुन रहा है कि बर्ड्स चर्प कर रही है, लेकिन कि कोई चैटर कर रही है, कोई सोच रही है, कोई आंसर कर रही है, ये सब उसने अपने मन से सोचा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? द स्पीकर परहैप्स हियर्स द बर्ड्स चर्पिंग, उसने सुना है बर्ड्स को चर्प करते हुए, बट the joyous scene makes him imagine that the birds are speaking to one another as human being would do. लेकिन ये जो ब्यूटीफुल सीन है, बहुत जॉयस सीन है, जहाँ पे स्टॉर्म के बाद जो है मॉर्निंग है, एवरीबडी इज़ हैप्पी कि सब कुछ काम डाउन हो चुका है, उस जॉयस सीन में उसको ऐसा लग रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो एक दूसरे से बात कर रही हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। He sees the same joy in the birds and other creatures around, और उसको वो सेम जॉय जो वो फील कर रहा है उसको वहाँ पे आसपास हर क्रिएचर में वही सेम जॉय उसको फील हो रहा है। Look at the line and all the air etc etc etc. Noise is usually an unpleasant sound. Noise जो है वो usually एक unpleasant sound होता है, especially if it is loud enough to fill the air. अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से शोर है तो वो किसी को भी unpleasant लगता है। Does it, however, depend on where the sound comes from and what mood we are in at that time? लेकिन क्या ये आपके
मूड पे डिपेंड करता है कि वो साउंड आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और क्या वो साउंड कहाँ से आ रहा है इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। आप खुद सोचो, आप जो हो पढ़ाई कर रहे हो और किसी ने बगल वाले ने बहुत ज़ोर से म्यूज़िक लगाया, आपको बहुत गुस्सा आएगा, यू विल बी इरिटेटेड एंड अनॉयड। लेकिन एट सम बर्थडे पार्टी जहाँ पे आप हो, वहाँ पे इस तरीके का म्यूज़िक लगाए तो आप बिंदास डांस करोगे, राइट? तो आपके मूड पे डिपेंड करता है कि जहाँ से ज़ोर से शोर आ रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। जैसे कि अगर आपके घर में वाटर लीकेज है और पानी की कंटिन्यूस आवाज़ आ रही है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी हिल स्टेशन पे गए हो जहाँ वाटरफॉल की कंटिन्यूस आवाज़ आ रही है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सो यस, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है प्लस आपका मूड क्या है, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है? Yes, it depends on how and where the sound comes from and also the mood we are in at that time. If we are happy and the scene around is beautiful, the happiness spreads and the noises we hear become happy sounds. अगर हम खुश हैं, हमारे आसपास का जो सीन है वो ब्यूटीफुल है, तो हमको जो साउंड है वो भी अच्छा लगने लग जाता है। ओके, नाउ all things that love the sun are out of doors. What things does the speaker mention? स्पीकर ने बोला जितनी भी चीज़ें हैं जो सन का वेट कर रही थी, जिनको सन अच्छा लगता है, वो सब बाहर आ गए। तो कौन कौन बाहर आया है? स्टॉक डव, जे, मैगपाई एंड द हेयर आर द थिंग्स मेंशन्ड बाय द पोएट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you think the speaker means when he says that the hair is running races? तो जब वो स्पीकर ने बोला कि ऐसा लग रहा है कि हेयर जो है वो रेस रन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? The poet means that the hair is running around so quickly with so much of joy and excitement that it appears as if she is running races. So यहाँ पे पोएट ने बोला कि जब उन्होंने कहा कि वो रेसेस रन कर रही हैं, इसका मतलब कि वो इतनी खुश है, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, उसके अंदर इतना ज़्यादा जॉय है कि वो इतने एक्साइटमेंट के साथ रन कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई रेस रन कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the bird broods over his own sweet voice, the sky rejoices in the morning birth. Do you like this way of looking at things in nature as if they are human? This is called personification. Pick out other examples of personification from the poem. In what way do they add to the beauty and effect of the poem? हमें पता है personification क्या होता है। personification मतलब जब आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या किसी एनिमल को आप एक ह्यूमन क्वालिटी देते हो। जैसे कि अलार्म क्लॉक वॉज येलिंग एट मी, द फ्लावर्स वर स्माइलिंग एट मी, द क्लाउड्स वर प्लेइंग इन द स्काई, और द waterfall was, you know, happily singing a song. Now all these things are not possible. Flowers cannot smile at you, क्लाउड्स कैन नॉट प्ले इन द स्काई, लेकिन यहाँ पे ह्यूमंस कर सकते हैं। सो बेसिकली ह्यूमन के जो ट्रेड्स होते हैं वो हमने दिए हैं नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल्स को, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो ऑब्वियसली ऐसे जब कोई बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, आपको बहुत मतलब आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो स्टोरी से या पोम से। तो ये जो बाकी के एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? जे मेक्स आंसर, मैगपाई चैटर्स एंड हेयर इज बीइंग रिफर्ड एज शी। तो ये हो गए आपके बाकी के पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं दे मेक द पोएम कम अलाइव इन द रीडर्स माइंड। इससे क्या होता है, उनको ऐसा लगता है वाकई दे कैन इमेजिन कि जो चिड़िया है दे आर लाइक टॉकिंग टू द रीडर। दे इनहांस द ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स बाय मेकिंग द सीन सीम ऑलमोस्ट रियल। और क्या होता है जब आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि हम कार्टून मूवीज़ देखते हैं या हम एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं जिसमें जैसे लायन किंग है जिसमें सब बात कर रहे हैं, तो वी आर एबल टू कनेक्ट मोर और हमें बहुत अच्छा लगता है। द सेम थिंग हैपन्स हियर। ओके, अब है थ्रू आउट द पोम द स्पीकर ओनली डिस्क्राइब्स द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स आफ्टर द स्टॉर्म। ही डज नॉट मेंशन ह्यूमंस। मतलब अब वो स्टॉर्म के बाद सिर्फ बता रहा है कि नेचर में बर्ड्स को कैसा लग रहा है, एनिमल्स को कैसा लग रहा है, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है। Yet upon reading the poem, the reader is able to identify with and feel the same emotions as the birds and animals. लेकिन इस पोम को पढ़ने के बाद जैसा बर्ड्स फील कर रहे होंगे वैसा ही ह्यूमंस भी फील करते हैं, उनके अंदर भी वही इमोशंस आते हैं, वही फीलिंग्स आती हैं। हाउ डज द पोएट अचीव दिस? सो पोएट ने ये चीज़ जो है अचीव कैसे करी है? हाउ इज ही एबल टू मेक द रीडर फील द सेम हैप्पीनेस दैट द एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फीलिंग्स? तो यहाँ पे उसने पूरी पोम में सिर्फ नेचर की बात करी है,
ठीक है, वहाँ के नेचर और नेचर के क्रिएचर्स के बारे में बात की, लेकिन ह्यूमंस की बात नहीं करी, लेकिन उसके बाद भी हम सेम हैप्पीनेस फील कर पा रहे हैं आफ्टर रीडिंग द पोम. हाउ? The poet describes the sights and sounds of the morning after the storm in a great detail, forming a very clear picture in the reader's minds. सिंपल आंसर ये है, जो पोएट है उसने जितने भी साइट्स हैं और साउंड्स हैं मॉर्निंग के, उसको इतनी ब्यूटीफुली, इतनी क्लैरिटी के साथ डिस्क्राइब किया है कि उसकी वजह से हमारे दिमाग में, ह्यूमंस के दिमाग में, रीडर्स जो हैं हम, एक क्लियर पिक्चर फॉर्म हो गई है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू इमेजिन एंड फील एवरीथिंग. These sounds and sights engage them and make them almost experience the scene with him. तो ये जो जितने sounds हैं, जो sights उन्होंने जो है नरेट किए हैं पोम में, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है that we are standing with him and we are able to enjoy the entire beautiful scene. Thus, on reading the poem, they are able to experience the beauty, brightness and joy felt by the creatures of the world after the storm. इसीलिए इस पोम को पढ़ने के बाद हम जो है वो सिमिलर ब्यूटी को, ब्राइटनेस को, उस खुशी को एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो वहाँ पे उन क्रिएचर्स ने एक्सपीरियंस किए होंगे. एंड दैट इज वाई वी ऑल्सो फील हैप्पीनेस इनसाइड अस. Clear? Done with the chapter. Thank you so much for being with me. I hope you understood the poem and आपको क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे. अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे एंड आई विल हेल्प यू विद ऑल द क्वेश्चंस. ऑल्सो ये सारे वीडियोस आपको इजीली हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे magnetbrains.com. ना सिर्फ इंग्लिश के, बल्कि आपको क्लास मतलब किंडरगार्टन से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, प्लस एडिशनल NTSC एग्जाम्स, ओलंपियाड एग्जाम्स, सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोस एंड व्हाट नॉट. इट्स लाइक अ परफेक्ट पैकेज. सो हर कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल, क्लास सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एंड देन डायरेक्टली आपको चैप्टर वाइज वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी. जो भी आपको वीडियो देखना है, जिस भी यूनिट का देखना है, उस पर क्लिक करोगे, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच वंस अगेन. आई होप यू आर गोइंग टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज ये सारे वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए. डू नॉट forget to do this. Okay, take care of yourself. Bye. I'll see you soon.